हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। आज इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम लोग एनडीए 2 जिसका एग्ज़ाम 4 सितंबर 2022 को हुआ था, उसमें फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एक बेहतरीन सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आप भी कंफर्म हो सकें कि क्वेश्चन कैसे थे। और जिनको भी आगे अगले वर्षों में एनडीए का एग्ज़ाम देना है, उनको जो है फिजिक्स के प्रश्नों के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक समान त्वरण से गतिमान किसी कार के लिए वेग समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो त्वरण है एक समान है, इसका मतलब कि हमारा जो वेग समय ग्राफ है यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका जो स्लोप होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो किसी भी लाइन का यदि स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऐसा ग्राफ ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्वनि तरंगों की आयाम को किसके यूनिट में मापा जाता है। अब ध्वनि तरंगें यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं, उनका यदि देखा जाए तो इस तरह से वेव्स चलती हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लेंथ होता है, ये वाला लेंथ, ठीक है ना, इसको हम लोग आयाम बोलते हैं। तो आयाम ये चूंकि एक्चुअली में एक हाइट ही होता है, ठीक है ना। तो इस हाइट को हम लोग डिस्टेंस यानी कि दूरी के टर्म में मापेंगे। तो इसलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी यानी डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कि किसी विद्युत बल्ब द्वारा 10 मिनट के लिए 0.6 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो परिपथ में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपका जो विद्युत इलेक्ट्रिक करंट से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवेश पूछा है, तो आवेश का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है Q = I × T। तो यहाँ पे देखिए Q दिया हुआ है, सॉरी I दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, तो 0.6 हो जाएगा। और इंटू इसमें करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 मिनट में दे दिया है, ठीक है ना। तो मिनट को हम लोग सेकेंड में यदि चेंज करें तो 600, और सॉरी 10 मिनट में 60 से गुणा करेंगे, यानी 60 से, तो हो जाएगा 600 सेकेंड, ठीक है ना। तो 600 सेकेंड में गुणा कीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा 36, और ये एक अंक के बाद दशमलव आप लगाएंगे तो 36 और डबल जीरो, और यहाँ पे ये दशमलव, तो 360 कूलम जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और 18 में, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो कोई भी जनरेटर होगा, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, आपका वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करता है, ठीक है ना। इसमें देखिए और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ओम का नियम आप लोग जानते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I, जो विद्युत विभवांतर होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। और उसके बाद दिया है जूल के ऊष्मा का नियम, जैसे इसमें H = होता है I² RT, वो वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है। 80 नंबर देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एमीटर दिया है, वोल्ट मीटर दिया है, चुंबकीय सुई दिया है, मोटर दिया है। तो एमीटर क्या करता है? आपको विद्युत धारा बताता है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर कहता है तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। और चुंबकीय सुई जो है क्वेश्चन के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मोटर तो देखते हैं आप लोग, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 82, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है 82, चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चाल और वेग के सदिश और अदिश के बारे में बात हो रहा है। तो चाल एक सभी लोग जानते हैं कि अदिश राशि है, ठीक है ना। चाल क्या है? अदिश राशि। और वेग क्या है? सदिश राशि। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट किलोवाट आवर किसके बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है ए होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। जैसे 1 किलोवाट आवर है, तो इसको 1 किलो का आप क्या लिखेंगे? 10⁻3 लिख दीजिएगा, और आवर को क्या लिखिएगा? 3600 सेकेंड, ठीक है ना। तो यदि इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है, एक किसी धारावाही परिनालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी यहाँ पे देखिए सही नहीं है लिखा है, यानी कि गलत पूछ रहा है, ठीक है ना। रॉन्ग कौन कौन है इसमें से, ठीक है ना। तो परिनालिका देखिए इस तरह से बना रहता है,
ठीक है ना। तो परिनालिका के अंदर में यहाँ पे पूछ रहा है कि भीतर परिनालिका, ऑप्शन नंबर ए में दिया है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। बात सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है ना। धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक और धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। इसका भी जो जैसे जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसका जो डायरेक्शन होता है या तो अंदर से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट होता है, तो ये एक छड़ चुंबक जैसा व्यवहार करता है। ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है ना। और धारा में वृद्धि के साथ परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो देखिए यहाँ पे आई के प्रोपोर्शनल है, तो ठीक है, ये भी सेंटेंस आपका सी नंबर में भी सही दिया है। यदि परिनालिका के भीतर मृदु लौह छड़ प्रविष्ट किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही बना रहता है। ये गलत है, यदि इसमें कोई लौह छड़ को प्रविष्ट कराएंगे तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटेंस जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन दिया सही नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार यही हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, कोई वस्तु दो बराबर आयतन वाले भागों से बनी हुई है। एक भाग का घनत्व रो है और दूसरे भाग का घनत्व 2 रो है, तो वस्तु का औसत घनत्व क्या है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये हमारा डेंसिटी का प्रॉब्लम है। तो बेसिक जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए कोई वस्तु है दो बराबर आयतन वाले भागों से बने हैं, तो मान लेते हैं कि उसका आयतन आधे भाग का भी है, ठीक है ना, और दूसरे भाग का भी क्या है, भी है, ठीक है ना। अब एक भाग का घनत्व तो क्या दिया है, रो दिया है, तो रो यदि लिया जाएगा तो, और दूसरे भाग का घनत्व क्या है 2 रो, तो इसका मास यदि निकालेंगे दूसरे पहले के लिए यदि मास निकाल जाएगा, मान लीजिए हम m1 लिख दिए, ठीक है, तो m1 क्या हो जाएगा, चूँकि रो इक्वल टू होता है मास अपॉन रो क्या होता है, यहाँ पे देखिए रो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से यदि हम मास पहले का निकाले, पहले भाग का, तो क्या हो जाएगा, पहले भाग का डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम। तो चूंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो हो जाएगा रो नॉट इंटू भी, और दूसरे का यदि हम मास निकालें तो क्या लिखेंगे 2 रो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 रो नॉट इंटू भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको मास निकल गया और डेंसिटी निकालना, तो फाइनल जो डेंसिटी हम उसको रो मानते हैं, तो क्या जाएगा टोटल मास, टोटल मास को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपका पहला है रो नॉट भी प्लस 2 रो नॉट भी अपन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भी प्लस भी। तो देखिए यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे तो भी कट जाएगा, तो ऊपर में 2 रो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 2 रो और यहाँ पे रो, तो हो जाएगा 3 रो नॉट, और अपन में नीचे भी से भी एक कट रहा है तो नीचे 2 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा 3/2 रो। तो ये आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है ना। तो ये इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 3/2 रो सही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कुछ क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर से खाना जल्दी कैसे पकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो प्रेशर कुकर होता है उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि जो जल के उबलने की जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, इसलिए उसमें खाना जल्दी पक जाता है। जल के क्वथनांक में क्या होता है वृद्धि होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा वो सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलेगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्घ्य एक्सरे के तरंगदैर्घ्य के तुल्य होता है, ठीक है ना। तो एक्सरे का तरंग देखिए, जैसे हमारा अगर लाइन से सभी स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो सबसे पहले गामा होता है, उसके बाद एक्सरे होता है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट होता है, उसके बाद लाइट वेव होता है, उसके बाद इन्फ्रा रेड होता है। तो यहाँ पे जो लाइट होता है उसका क्या होता है 4000 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है ना। तो उससे नीचे ही होगा एक्सरे का, ठीक है ना, क्योंकि इधर तरंगदैर्घ्य घटता जाता है। तो सबसे पहले तो 300 से नीचे होना चाहिए, तो 300 से नीचे देखिए 100 है और एक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरे का होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर के रेंज में इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनित्र से
जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा ली जाने वाली धारा 600 मिली एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, तो धारा जो है मिली एम्पियर में दे दिया, ठीक है ना। तो मिली एम्पियर में दिया है तो इसको हम लोग एम्पियर में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और 220 वोल्ट देते हैं। शक्ति पूछा है तो शक्ति पावर इक्वल होता है V इंटू आई, ठीक है ना। क्या होता है V इंटू आई, तो V कितना दिया है 220 वोल्ट, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 600 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, और 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 22 इंटू 6 मैंने 22 जगह कितना हो जाएगा 132। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा 132 वाट, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यदि इन दो लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तो इस संयोजन की कुल क्षमता किसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो लेंस है, दोनों उत्तल हैं, तो इनकी फोकस दूरी पॉजिटिव है। अब संयोजन की क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता का फॉर्मूला होता है, और चूंकि फोकस दूरी में संयोजन में क्या होता है 1 बाई, यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है ना। तो 1/50, अब देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर में हम लोग 100 से करेंगे तब जाके ये सेंटीमीटर में सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 रखेंगे और यहाँ पे 25, तो यहाँ से ये सॉल्व होकर आएगा आपका कितना 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, और 1/F को हम लोग P इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4 2 6 डायप्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो सिंपली पावर का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो पावर होता है VI, चाहे I²/R, चाहे V²/R और I² इंटू R। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है, ठीक, मतलब सही ऑप्शन होगा, चूंकि यहाँ पे लिखा है शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है होगा, ठीक है ना। ये चूंकि फॉर्मूला गलत है, ये तीनों फॉर्मूले सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन ये भी है हमारा, क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2, और यदि वायु में प्रकाश की गति c है तो क्राउन कांच में प्रकाश की गति लगभग कितनी होगी। स्पीड की बात हो रही है, गति यहाँ पे लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा हमारा लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे स्पीड लिखा होना चाहिए, गति पूछा है, ठीक है ना। तो उससे कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं। तो वेलोसिटी और अपवर्तनांक में जो रिलेशन होता है वो देखिए क्या होता है, म्यू टू अपॉन क्या होता है μ1 इज इक्वल टू V1/V2 होता है, ठीक है ना। तो μ2 आप मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक क्या है दिया है 3/2, और अपॉन हवा का तो 1 होता है, ठीक है ना। निर्वात में पूछा है ना, निर्वात पर वायु का 1, और V1 यानी कि कांच में क्या होता है, और कांच का दिया हुआ है C अपॉन, इसमें पूछा है तो इसको भी मान लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, उधर चलेगा तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो V इक्वल टू 2/3 C आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 114 में, देखिए एक सीलबंद पैकेट का आयतन 1 लीटर और इसका द्रव्यमान 800 ग्राम है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आयतन दिया है वो लीटर में दे दिया, ठीक है ना। तो लीटर को हम लोग लीटर को 1000 यहाँ पे लीटर में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में, यहाँ पे देखिए ऑप्शन और सब दिया है तो उसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। 1 लीटर जो है वो होता है बाबू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें 800 से ग्राम तो 800 ग्राम में, अब 800 ग्राम क्या है उसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में आप उसके आयतन से भाग दीजिए तो हमारा रो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले रो निकाल लेते हैं, इसका कितना दिया है, रो हो जाएगा आपका 800 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 लीटर है, तो 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0.8, क्या आ जाएगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखा है कि पैकेट को पहले 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले जल में रखा जाता है और उसके बाद 1.5 मतलब 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले अन्य द्रव में रखा जाता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो पैकेट को जिसमें रख रहा है, दोनों लिक्विड का घनत्व जो है इससे कम है, सॉरी, दोनों लिक्विड का घनत्व इस वाले वस्तु जो सीलबंद पैकेट है उसके घनत्व से ज़्यादा है, तो वो वस्तु उसमें तैरते रहेगा, डूबेगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यदि देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। पैकेट जल और द्रव बी दोनों में तैरेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एम द्रव्यमान की गोलक दिया है और एल लंबाई की डोरी युक्त किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी दिया है। यदि गोलक के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और डोरी की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। क्वेश्चन में बढ़िया से आपको मूर्ख बनाया है। यहाँ पे द्रव्यमान को दुगुना करने की बात हो रही है, जबकि जो किसी पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम, उसका जो आवर्तकाल होता है उसके फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g, ठीक है ना। इसमें कोई मास से हमको लेना देना नहीं है, तो द्रव्यमान को दुगुना करा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई को आधी कर दिया, तो जहाँ पे L है वहाँ पे क्या हो जाएगा L/2। यहाँ पे जो L दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो L दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा L/2। तो L/2 रूट में है और नीचे भी है, तो ये नीचे आएगा बाहर, तो फाइनली यहाँ पे एक √2 बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले वाला ये था और उसमें √2 से डिवाइड हो रहा है, तो फाइनल आंसर जो हमारा टी डैश जो होगा वो क्या जाएगा T/√2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस क्वेश्चन में द्रव्यमान को दुगुना करने का बात हो रहा है, जो कि क्वेश्चन से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, और पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र डिवाइस में प्रकाश ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी दिया है, एलईडी तो लाइट है, ठीक है ना। नॉर्मली इसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उसके बाद लेजर डायोड है, सोलर सेल है और ट्रांजिस्टर है। तो सोलर सेल इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सोनार एक यंत्र है। सोनार के बारे में पूछा है, किसका प्रयोग सही बात है दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए ये निम्नलिखित से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग करता है। तो सभी लोग जानते हैं इसमें पराश्रव्य तरंगे होंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए सही नहीं है यानी कौन गलत है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, ध्वनि तरंग की चाल जल की तुलना में इस्पात में अधिक है। बात सही है, ठीक है ना। वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। देखिए तापमान जब बढ़ता है तो स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। जो ध्वनि का स्पीड है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो भी हमारा मीडियम है उसमें जो भी पार्टिकल उपस्थित है उनका जो स्पीड बढ़ जाएगा। तो जब स्पीड यानी कि उनका कोलिजन बढ़ जाएगा तो उसमें जो हमारा साउंड है वो भी तेज़ी से चलने लगेगा, इनकी स्पीड भी क्या हो जाएगा, इनक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन ये हमारा मतलब क्वेश्चन के अनुसार सही होगा, इसमें पूछा है सही नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से तापदित विद्युत बल्बों के तंतु, यानी कि जो हमारा बल्ब का जो तंतु होता है अंदर में, जो रेड वाला बल्ब होता है ना 100 वाट का, उसमें तो वो बेसिकली टंगस्टन का बनाया जाता है, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली को 1 kg द्रव्यमान की पिस्तौल से क्षैतिज रूप से 300 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जाता है। तो पिस्तौल का रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि प्रतिक्षेप वेग पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, सम्यक संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कुल सम्यक है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। तो मान लेते हैं कि पिस्तौल का जो प्रतिक्षेप वेग है वो भी है, ठीक है ना। तो गोली का वेग कितने हैं 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को केजी में बदल दीजिए और इसका वेग कितना है 300 मीटर, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 × 300, और चूंकि ये ग्राम में दिया है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके केजी में बदलेगा, इज इक्वल टू इसका मास इंटू हम लोग क्या लिख लिए वेलोसिटी, और माइनस में लिखेंगे क्योंकि जो बंदूक है वो पीछे की ओर आएगा ना, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 × उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो ये देखिए 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा तो आएगा 3, यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन ये माइनस उधर भेज देंगे तो v हमारा जो फाइनल हो जाएगा वो आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है -3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन बेसिकली जिससे हम लोग साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें बोलते हैं, तो वो क्या है, माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन हमारे ध्वनि तरंगों को लेता है और विद्युत संकेतों में चेंज करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और वायु में चांदों की शिल्प कृतियाँ। देखिए, वायु में चांदी की जो शिल्प कृतियाँ होती हैं, यानी कि जो आर्टिफैक्ट्स होती हैं, किसके बनने से मलिन हो जाती हैं, यानी कि वो देखिए उस पर कुछ डस्ट जैसा, वो थोड़ा सा ब्लैक मतलब काले कलर में हो जाती हैं कुछ दिनों के बाद, ऐसे छोड़ दीजिएगा तो ये बेसिकली जो सिल्वर सल्फाइड होता है उसके कारण होता है, ठीक है ना। किसके कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है। उस पर सिल्वर सल्फाइड की एक पतली सी परत हो जाती है, इसलिए वो कलम को दिखाई देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव नेत्र पृथक दूरियों पर स्थित वस्तुओं को विपर्यासी प्रयोग के साथ देख सकता है। बेसिकली ये जो हिंदी बहुत ही कठिन लिख दिया यहाँ पे, देखिए ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग थे डिफरेंट डिस्टेंस विथ कॉन्सेक्शन इल्यूमिनेशन, यानी यहाँ पे समंजन क्षमता की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मतलब कैसे हम लोग आँख से अपने फोकस दूरी को बढ़ा या घटा के किसी वस्तु को ध्यान से देख पाते हैं, तो नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ये होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है पूरा समाप्त हो गया। तो इतना ही क्वेश्चन, लगभग इसमें 25 या 26 क्वेश्चन आए थे, और जो कि लगभग 900 पूरे जो हमारा एनडीए का टोटल जो 900 मार्क्स होता है उसमें ये 100 नंबर को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत लगभग 100 नंबर है, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी दिया गया था, कुछ क्वेश्चनों में फंसाने की कोशिश की गई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू आप।